हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमें करना है एनजेएसी। एनजेएसी के बारे में, एनजेएसी क्या है, क्या 99th अमेंडमेंट थी, क्या कमीशंस हुए, किस तरीके से एनजेएसी आया और किस तरीके से फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में उसको ओवर रूल कर दिया। ठीक है। इससे पहले की वीडियोस में, इससे पहले जो हम पार्ट बना चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने 124th में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या कौन कौन से केसेस आए, किस तरीके से गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करी, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी, वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रोविजंस हम पहले पार्ट में देख चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आपको हो सकता है ये पार्ट समझने में इशू हो, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और वे वाले पार्ट पहले चेक करें। एक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं और एक सीक्वेंस में अगर आप उसकी उन चीज़ों को समझोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा चैप्टर 4 यूनियन जुडिशरी। इसमें हम फर्स्ट पार्ट 124 आर्टिकल 124 का फर्स्ट क्लॉज कर चुके हैं, सेकंड क्लॉज भी कर चुके हैं, और इसमें ये वाला पार्ट जो हमने पिछली वीडियोस में इसको लेफ्ट आउट किया था, इसको छोड़ा हुआ था, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ पर ऐड करने की क्या जरूरत पड़ी थी, कब ऐड करा गया था, कैसे ऐड करा गया था, क्यों ऐड करा गया था, और फिर इसको रिवाइव क्यों कर दिया गया, वापस से हम अपने पुराने प्रोसीजर पर क्यों आ गए। ठीक है। और फिर हम 124 को भी पढ़ लेंगे पूरा, और उसके बाद हम 120 उससे पहले हम 124 ए बी सी ये पढ़ लेंगे। ठीक है। 124 ए, ये देखोगे आप इधर, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है, क्या उसके फंक्शंस हैं और क्या उसके पावर्स हैं, पार्लियामेंट के पास क्या पावर्स हैं। ऑल दो ये अब रिडंडेंट प्रोविजंस है, बिकॉज रिडंडेंट मतलब जो यूज में नहीं है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपनी जजमेंट में ओवर रूल कर दिया था, और जो पहले के प्रोविजंस थे जो कि ये थे, ये प्रोविजंस आज के टाइम में अप्लाई होते हैं। और एक मैं आपको एमओपी बताऊंगा, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, कि किस तरीके से क्या मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यूज होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के लिए, सीजीआई के अपॉइंटमेंट के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। देखो, ध्यान देना, और नोट्स अपनी नोटबुक में बनाना चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट्स बना सकते हो। आई विल रिकमेंड कि आप ये सारी चीज़ें अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी इनके ऊपर। और तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रपोजल ऑफ, हमको क्या पढ़ना है, प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप ऑफ जुडिशियल कमीशन। प्रपोजल आता है जुडिशियल कमीशन सेटअप करने का। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पुरानी वीडियोस देखी हुई है, आपने पुराने लेक्चर्स किए हुए हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अभी किस स्टेज पर हैं और हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, किस तरीके से जजमेंट्स आई, किस तरीके से ओवर रूलिंग हुई, किस तरीके से अमेंडमेंट्स आई, और इमरजेंसी के टाइम पर क्या हुआ, और उसके बाद जो जजमेंट्स आई उनमें क्या हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, वो सारी चीज़ें कराई। तो लास्ट में हमने करा था स्पेशल रेफरेंस, जो स्पेशल रेफरेंस प्रेसिडेंट ने सेंड करा था 1999 में सुप्रीम कोर्ट को, वहां तक हम कर चुके। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कर चुके। मैं आपको एक रिवीजन करा रहा था। अब हम बात करेंगे कि एनजेएसी का जन्म कहाँ से हुआ, एनजेएसी कैसे आया, एनजेएसी को लाने का क्या प्रोसीजर था, और फिर उसको क्यों हटा दिया गया, वो सारी चीजें एनजेएसी को पार्ट को डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है, 121st रिपोर्ट आती है, 121st रिपोर्ट आती है लॉ कमीशन की। ठीक है। लॉ कमीशन 121st रिपोर्ट में 1987 मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए।
तो 121st रिपोर्ट 1987 में आती है, ठीक है। लॉ कमीशन रिपोर्ट्स लाता है चेंजेस करने के लिए, लॉ में कुछ अमेंडमेंट करने के लिए, मतलब कुछ चीजें मॉडिफिकेशन अडेप्टेशन करने के लिए। तो 121st रिपोर्ट आती है 1987 में, ठीक है। और लॉ कमीशन एडवोकेट करते हैं सेटिंग, एडवोकेट मतलब लॉ कमीशन रिकमेंड करते हैं, लॉ कमीशन जो होता है वो रिकमेंड करता है कि एक जुडिशियल कमीशन सेटअप किया जाए, एक जुडिशियल कमीशन सेटअप किया जाए। ये लॉ कमीशन रिकमेंड करता है अपनी 121st रिपोर्ट में, ठीक है, कि एक जुडिशियल कमीशन सेटअप किया जाए। क्योंकि उस टाइम पर टसल चल रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करेगा, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करेगा, सीजीआई के जजेस को, सीजीआई को अपॉइंट कौन करेगा। ये टसल उस टाइम पर चल रहा था, लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं। तो इस टसल के बीच में एक लॉ कमीशन एक रिपोर्ट लाता है और कहता है कि भाई जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। और जुडिशियल कमीशन में क्या होना चाहिए, जुडिशियल कमीशन किस तरीके का होना चाहिए, उसमें होना चाहिए एक सीजीआई जो कि उसके चेयरमैन होंगे, ठीक है। 3 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए उसमें, जो मिनिस्टर ऑफ लॉ है वो होने चाहिए, ठीक है। अटॉर्नी जनरल होने चाहिए। आई होप आपको ये सब पता होगा, मिनिस्टर ऑफ लॉ कौन होता है, अटॉर्नी जनरल कौन होता है। आई होप आपको ये सब सारी चीजें पता होंगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर ऑफ लॉ कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है। जैसे अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल है, और लास्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ तो किरण रिजिजू थे, और उसके बाद आई थिंक, अभी आप चेक कर लेना, अभी मेरे हिसाब से आई कैन नॉट रिकॉल, बट आप चेक कर लेंगे, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है। और दिल्ली, यूपी और ऑलमोस्ट किसी भी स्टेट में मान लो आप, तो उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो कमीशन होगा उसमें ये सारे मेंबर्स होने चाहिए। जो सीजीआई हैं वो चेयरमैन होंगे, उसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। 3 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए, लॉ मिनिस्टर होने चाहिए, अटॉर्नी जनरल होने चाहिए, और 3 सीजे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, ठीक है। और एक मेंबर होना चाहिए आउटस्टैंडिंग लॉ अकेडमिक। तो ये सारे मेंबर्स जो है ना, उस जो लॉ कमीशन ने एक जुडिशियल कमीशन बनाने की रिकमेंडेशन दी, उसमें इन सारे मेंबर्स को ऐड करने की बात करी, ठीक है। बट अल्टीमेटली होता क्या है, इस आइडिया को सपोर्ट नहीं किया जाता। ये आइडिया जो आता है ना, इसको सपोर्ट नहीं किया जाता, बिकॉज ये एक बहुत वेग आइडिया होता है, कुछ क्लियरिटी इसमें होती नहीं है इस आइडिया में, ठीक है। और प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता इस आइडिया में कुछ, ठीक है ना। तो क्लियरिटी इसमें कुछ मिली नहीं, और इट वॉज नॉट मेड क्लियर दैट हाउ पीपल विल वर्क एंड वुड परफॉर्म देयर फंक्शंस। मतलब कैसे अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कैसे पीपल इसमें जो होंगे अपने वर्क कैसे काम करेंगे। तो कुछ क्लैरिटी इसमें थी नहीं, तो इस आइडिया को सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। तो ये फेल हो गया, ये आइडिया फेल हो गया। तो इसके बाद दोबारा से 2002 में दोबारा से कोशिश की जाती है 2002 में, और नेशनल कमीशन प्रपोज किया जाता है कि भाई एक नेशनल कमीशन बनाया जाए, और उसके अंदर एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। नेशनल कमीशन तो होता ही है, नेशनल कमीशन जो है ना, वो प्रपोज करता है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, ठीक है ना। दोबारा से कोशिश करी जाती है जुडिशियल कमीशन बनाने की 2002 में। और बट अगेन फिर से वही होता है, इसको फॉलो नहीं किया जाता, फिर से फेल हो जाता है ये, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, क्या हुआ जब 42nd अमेंडमेंट आया ना, इंदिरा गांधी के टाइम में 42nd अमेंडमेंट आया था। आपको पता है, मैंने बताया लास्ट वीडियोस में,
42nd अमेंडमेंट 1977 की बात है, ठीक है। 1977 ही ना, एक बार चेक कर लूँ मैं। देखो ऑल्दो आई एम श्योर, बट फिर भी ऐसा ना हो मैं आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। 76 में, वही 76 में, 77 में तो इलेक्शन ही हो गए थे। तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट आई थी और उसमें आर्टिकल 312, उस अमेंडमेंट में आर्टिकल 312 में प्रोविजन ऐड किया गया AIJS के लिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए, ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रोविजन ऐड किया गया। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट जजेस आई होप आपको पता होगा कि MM क्या होता है, CJM क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस क्या होते हैं। तो आई होप आपने CRPC पढ़ी होगी और आपको ये बेसिक चीजें पता होंगी। नहीं पता होंगी तो मैं जब CRPC के लेक्चर्स भी लाऊंगा उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी और हायरार्की पता चल जाएगी कि MM क्या होता है, सिविल जज कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जज कौन होता है, सेशन जज कौन होता है, CJM क्या होता है, क्या उनके पावर फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये समझो कि 42nd अमेंडमेंट में आर्टिकल 312 में प्रोविजंस ऐड करे गए और AIJS को बनाने की बात करी गई, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, और जिसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करने की बात करी गई थी, डिस्ट्रिक्ट जजेस को। लेकिन लोअर जुडिशरी की कोई बात नहीं करी गई, लोअर जुडिशरी की कोई बात नहीं करी गई। कोई कमीशन, मतलब इसके लिए कमीशन ने कुछ नहीं कहा और ना इसके लिए कोई कमीशन की बात हुई। जो AIJS की बात हुई थी वो डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए बात हुई थी। डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो आप ये समझो कि सेशन जजेस जो होते हैं 35 की एज से ऊपर, जिनका क्राइटेरिया होता है 7 साल की प्रैक्टिस, 35 ईयर्स एज, ये उनकी क्वालिफिकेशन, ये उनकी एलिजिबिलिटी होती है। तो ये प्रोविजन ऐड किया गया 312 में AIJS के लिए, बट लोअर जुडिशरी के लिए कोई बात नहीं करी गई। अब आगे आ जाते हैं। हमने देखा कैसे हिस्ट्री में कैसे कैसे कब कब कोशिशें करी गई, ठीक है। तो हमने देखा 121st रिपोर्ट से बात स्टार्ट हुई, फिर 2002 में दोबारा से कोशिश की गई, फिर उसके बाद उससे पहले 42nd अमेंडमेंट में भी AIJS की बात की गई थी, बट कुछ भी कंक्रीट निकल कर नहीं आ रहा था। मतलब अभी भी इस पे बहुत डाउट था, अभी भी बहुत एम्बिग्विटी थी इस मैटर पे कि पावर किसके पास होगी। इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में रेफरेंस में, और उससे पहले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाला जो केस मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी चीजें कि अपॉइंटमेंट किसके पास होंगी और अपॉइंटमेंट कौन करेगा। बट फिर भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से AIJS लाने की कोशिशें कर रही थी। और NJAC किस तरीके से आया, अब मैं आपको वो बता रहा हूं। तो 2013 में क्या होता है, 2013 में राज्यसभा एक बिल पास करती है, 120th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एक बिल आता है, राज्यसभा जिसको पास करता है ना, 120th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और इसमें NJAC को लाया जाता है 2014 में, ठीक है, पास हो जाता है ये। लोकसभा भी इसको पास कर देता है NJAC को, ठीक है। और जब ये NJAC आ गया तो इस NJAC की वजह से जो कोलिजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ था, जो कोलिजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ था, मैंने आपको बताया कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, वो 1:4 वाली जो बात मैंने आपको बताई ना लास्ट वीडियो में, जो मैं आपको दिखाता हूँ बेयर एक्ट, एक मिनट। ये सेकंड है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1:4 वाली जो बात करी, और ये जो पार्ट ऐड हुआ ना, इस पार्ट से ऐड होने से पहले
आप देखोगे यहां पर ये जो पार्ट है ना ये था, तो अभी तक ये चल रहा था। लेकिन होता क्या है कि 99th अमेंडमेंट से इस पार्ट को हटा के इस पार्ट को हटा के और इस पार्ट को ऐड कर दिया जाता है, इस पार्ट को। और इस पार्ट में क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, ठीक है। मतलब अब जो अपॉइंटमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट में जजेस का, वो किसके थ्रू होगा, वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू होगा। और ये कब हुआ, ये आप देखोगे इधर नीचे 99th अमेंडमेंट जो थी 2014 में जो आई थी उसमें हुआ। और इधर आप डेट देखोगे 31 दिसंबर 2014। तो कोलिजियम सिस्टम को रिमूव करके और एनजेएसी को ला दिया गया। पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करी, एनजेएसी को लोकसभा राज्यसभा से बिल स्टार्ट हुआ, राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा ने पास किया और प्रेसिडेंट के असेंट मिलके अल्टीमेटली एनजेएसी को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी गई। तो 2014 में एनजेएसी 99th अमेंडमेंट से, या आप नीचे देखो और क्लियरिटी के लिए, विद द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट एनजेएसी एक्ट वाज पास्ड। 120th अमेंडमेंट बिल था ये, और 99th अमेंडमेंट। देखो अब आप देखोगे कि 120th अमेंडमेंट बिल है, लेकिन अमेंडमेंट जो है वो 99th। ऐसा होता है कि कई बार बिल तो मान लो राज्यसभा में बिल आया लेकिन वो लोकसभा में पास नहीं हुआ, या फिर मान लो राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट की असेंट कभी नहीं मिली। ऐसा तो रेयरली होता है। लेकिन एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस ने पास नहीं करा, तो वो बिल का बिल ही रह गया, वो कभी अमेंडमेंट हुई नहीं, वो कभी एक्ट बना नहीं, कभी उससे कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, कभी एक्ट था तो एक्ट नहीं बना। तो इस वजह से बिल की संख्या ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कई बिल जो है ना पास नहीं हो पाते। और अमेंडमेंट जो है वो तो जो चेंज हो गया उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 99th अमेंडमेंट थी जो एनजेएसी को लेकर आई। एनजेएसी जिससे अमेंड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पार्ट को चेंज करके, पुराने वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट था, ये नीचे वाला जो पार्ट है, इसको हटा के और इस वाले पार्ट को ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 124th क्लॉज 2 में। अब ये हो गया, ठीक है। और इससे 124A to C भी ऐड किया गया, क्योंकि एनजेएसी आया तो इसका प्रोसीजर भी तो बताओगे। इसका पूरा ये आप देखोगे इधर, ये नीचे देखोगे 99th अमेंडमेंट से सेकंड को ऐड किया गया ना, सेकंड को। तो इसी तरीके से 124A से लेके C तक ऐड कर दिया गया। डन है, ठीक है। अब इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं 124A को पढ़ लेते हैं, ए बी सी तीनों को एक बार पढ़ लेते हैं। हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और एग्जाम में भी आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं। मैंने कोई जो मैंने आपको ये हिस्ट्री बताई ना, इसमें से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, और मतलब काफ़ी रेयर चांसेस मेरे को लगते हैं। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए एनजेएसी का प्रोसीजर क्या है, और एनजेएसी को लाने की कोशिश क्यों की गई, फिर क्या हुआ। अमेंडमेंट आपको पता होनी चाहिए, 99th अमेंडमेंट के थ्रू एनजेएसी को लाने की कोशिश की गई। तो आगे देखते हैं, एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं तो आप समझ जाओगे कमीशन, एनजेएसी कमीशन में क्या था, क्या लाने की कोशिश की गई थी, क्या नहीं हो पाया। तो स्टार्ट करते हैं एनजेएसी को। 124A, देयर शैल बी अ कमीशन टू बी नोन एज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए, वही एनजेएसी, ठीक है। 99th अमेंडमेंट 2014। अब जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसमें कौन कौन मेंबर होने चाहिए, एनजेएसी के मेंबर कौन कौन होने चाहिए।
सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे। कैसे? एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब होता है बाय द फैक्ट, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस। मतलब जो भी सीजीआई होंगे, एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि जो भी उस पोस्ट पर बैठेगा ना, सीजीआई की पोस्ट पर, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेयरमैन बन जाएगा, चेयरमैन मान लिया जाएगा एनजेएसी का। जहां पर भी आप एक्स ऑफिशियो देखो, जैसे आप देखोगे कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना हमारी कंट्री के, वो एक्स ऑफिशियो होते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा के चेयरमैन जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको एक्स ऑफिशियो बोलते हैं, इस टर्म को, इस पर्टिकुलर थिंग को जो मैंने आपको बताया। ऑटोमेटिकली किसी दूसरे ऑफिस का भी, एक ऑफिस की वजह से आपको दूसरा ऑफिस ऑटोमेटिकली मिल जाता है, तो बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस बोलते हैं उसको। तो सीजीआई जो होंगे वो चेयरपर्सन होंगे इसके, एनजेएसी के। सेकंड थिंग, टू अदर सीनियर जजेस, टू अदर सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, ये भी क्या होंगे? एक्स ऑफिशियो होंगे और मेंबर्स होंगे, इस एनजेएसी के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आगे, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस के भी जो भी मिनिस्टर होंगे वो, ये भी एक्स ऑफिशियो होंगे। ठीक है, मतलब इनको सेलेक्ट करने की, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जो भी उस सीट पर बैठा होगा, सीजीआई होगा जो भी, वो ऑटोमेटिकली नेशनल जुडिशियल एनजेएसी का मेंबर बन जाएगा। और जो भी मिनिस्टर होगा वो भी ऑटोमेटिकली, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप हर बार सेलेक्ट कर रहे हो, इलेक्ट कर रहे हो या कुछ अपॉइंट कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं टू एमिनेंट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ। अब दो एमिनेंट, देखो, दो एमिनेंट पर्सन की रिक्वायरमेंट होंगी। एमिनेंट मतलब काफी नॉलेजेबल और काफी प्रूडेंट पर्सन। दो आदमी जो कि नॉमिनेट होके आएंगे, और नॉमिनेट कौन करेगा उनको? नॉमिनेट कौन करेगा? द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल। तो तीन आदमी, प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई और थर्ड लीडर ऑफ अपोजिशन, ये तीनों मिलकर दो आदमियों को नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, तो तीन तो यहां हो गए थे, दो यहां हो गए। ठीक है, देर इज नो सच लीडर ऑफ अपोजिशन देन, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है ना, तो ये भी दो क्या होंगे? मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो एक एक मेंबर यहां हो गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर और दो इधर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट वन ऑफ द एमिनेंट मेंबर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द, इनमें से जो एक मेंबर होगा ना, इनमें से जो एक मेंबर होगा वो शेड्यूल्ड कास्ट से होना चाहिए, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब से, या ओबीसी से, या फिर माइनॉरिटी, या फिर वुमेन। ठीक है, ये एक रिजर्वेशन है, एक सीट रिजर्वेशन में रहेगी, और जो इनका मेंबर होगा या तो एससी एसटी या ओबीसी या माइनॉरिटी वुमेन। ठीक है, और नॉमिनेशन कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई और थर्ड वन लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसका जो हेड होगा। तो नो एक्ट, ये देख लिया ना, प्रोवाइडेड दैट एन एमिनेंट पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। अच्छा, ये टर्म पीरियड देख लो, 3 साल के लिए नॉमिनेट होगा वो एमिनेंट पर्सन जो होगा। नो एक्ट और प्रोसीडिंग और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन शैल बी क्वेश्चनड टू और बी इनवैलिडेटेड merely ऑन द ग्राउंड ऑफ existence of any vacancy or defect in the constitution of the commission। तो अगर कोई भी वैकेंसी अगर इधर है और उस ड्यूरेशन में अगर कोई उस ड्यूरेशन में कोई डिसीजन लिया जाता है एनजेएससी के थ्रू, तो उसको इनवैलिड नहीं कर सकते इस ग्राउंड पर कि इस टाइम पर कोई वैकेंसी थी। ठीक है ना, ये सिंपल चीज है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ कमीशन, कमीशन के फंक्शन क्या होंगे? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द नेशनल कमीशन। अब इसकी ड्यूटी क्या होगी नेशनल कमीशन की? जैसा आपको पता है क्यों बनाया गया था एनजेएसी को, रिकमेंड पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई, सीजीआई बनाने के लिए।
जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये तो इसीलिए बनाया गया था एनजेएसी को, ठीक है ना। फिर आगे रिकमेंड ट्रांसफर ऑफ चीफ जस्टिस, अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और वो सारी चीज तो जजेस अपॉइंट करने के लिए और जजेस को ट्रांसफर करने के लिए। थर्ड आप देखो, एंश्योर दैट द पर्सन रिकमेंडेड इज ऑफ एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। अब एबिलिटी क्या दिखाता है? एबिलिटी दिखाता है मेरिटोरियसनेस, मेरिट, ठीक है। तो जैसे पहले बात हो रही थी कि सीजीआई कौन होगा, सीजीआई जो सीनियर मोस्ट जज है उसको उठा के सीजीआई बना रहे थे, जो हमने कल देखा था अपनी अर्लियर क्लासेस में। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज होगा उसको सीजीआई बनाया जाएगा। बट ये जो प्रोविजन आया एबिलिटी यहाँ पर ऐड किया गया, इस एबिलिटी का मतलब हो गया मेरिट से रिगार्डिंग। तो इसमें वही हो गया कि आप किसी को भी मेरिट के बेस पर अपॉइंट कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट देख लेते हैं, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉस। अब यहां पर क्या हुआ कि पार्लियामेंट, अब इसमें देखते हैं 124C में, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस and other judges of high court, and empower the commission to lay down by regulations the procedure for the discharge of its functions, the manner of selection of persons for appointment, and such other matter as considered necessary by it। ठीक है, तो पार्लियामेंट को पावर दी गई कि रेगुलेशन करने के लिए कोई लॉ अगर बनाने की जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है जिसमें कि इन सबको रेगुलेट, इन सब का प्रोसीजर प्रॉपरली डिफाइंड हो। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट एक एक्ट बना देता है। पार्लियामेंट ये जो 124C की पावर थी ना, ये जो 124C की पावर पार्लियामेंट के को मिली लॉ बनाने की, तो पार्लियामेंट इसके अकॉर्डिंगली एनजे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट बना देता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट बना देता है, गॉट इट, एक्ट बना देता है एक 2014। और इसमें एक सेक्शन 6 सब क्लॉज 6 होता है। उससे क्या होता है कि वो सारे मेंबर्स को एट पार रखते हैं कि जो भी इसमें मेंबर हुए ना, जैसे सीजीआई हुए, जो हमने अभी लिस्ट देखी 124A में कि सीजीआई हैं, लॉ ऑफ मिनिस्टर हैं, 2 अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं और एमिनेंट पर्सन है, तो वो सब ना एक ही फुटिंग पर, मतलब सबके पास एक वोट है, तो और सबका वोट इक्वली काउंट हो रहा है, सबके पास इक्वली पावर है। तो इसमें क्या इशू हुआ, उस टाइम जस्टिस केहर थे, इसका आगे बताता हूं पहले अपना आपको। मतलब एक तरीके से वीटो पावर मिल गई ना उनको, कि अगर मान लो 5 मेंबर हैं, टोटल मेंबर कितने हुए अगर हम देखें उसमें, टोटल मेंबर अगर 124 में देखें ए में, तो कितने मेंबर हो गए, 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर हो गए, ठीक है ना। सबके पास एक एक वोट है, सबके पास एक एक वोट है। तो इसमें क्या हुआ, एक वीटो पावर मिल गई, और 6 में लिखा हुआ था कि अगर दो मेंबर जो है ना, 2 मेंबर नेगेटिव वोटिंग करते हैं, मना कर देते हैं किसी मेंबर, अगर किसी पर्सन के लिए कि इसको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं करना चाहिए, तो उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इसमें इशू क्या होता है, फिर आगे एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट AOR एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, ठीक है ना। और इसमें सुप्रीम कोर्ट NJAC एक्ट को अल्ट्रा वायरस घोषित कर देता है। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से अबाइड नहीं कर रहा। अल्ट्रा वायरस मतलब जो लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में, ये केस आप देख लो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट एनजेएसी एक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाया था, जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर आई थी, उस एक्ट को ही स्क्रैप कर देते हैं कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। ठीक है। अब और इसकी जो मेजोरिटी थी ये 4:1 थी। 4 जजेस ने मना कर दी, 4 जजेस एक साइड थे, एक जज एक साइड थे। और अगर मैं आपको डाइसेंटिंग ओपिनियन बताऊं कि डाइसेंटिंग साइड में कौन थे, तो डाइसेंटिंग से जो इस जजमेंट से डाइसेंट कर रहे थे, इनका नाम था जस्टिस चेलमलेश्वर। चलमलेश्वर, स्पेलिंग आप चेक कर लेना ठीक है या क्या है। हाँ, मेरे हिसाब से डाइसेंटिंग ओपिनियन इन्हीं का ही था। ठीक है ना। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो ऑब्वियस था कि पुराना सिस्टम ही वापस लागू हो गया, और वो क्या था, कोलिजियम सिस्टम। इसी कारण से आप देखोगे इसी कारण से आप देखोगे इस जजमेंट की वजह से आप देखोगे इधर 124 में कि हम इसको ना पढ़ के इसको पढ़ते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने, इस वाले पार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नीचे वाले पार्ट को। अब मैं बताता हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अल्ट्रा वायरस क्यों घोषित कर दिया। देखो, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मान लो 5 मेंबर हैं, जिनमें से सीजेआई सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, ठीक है, और एक लॉ मिनिस्टर हो गए, लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर हो गए, ठीक है, और दो एमिनेंट पर्सन हो गए, 2 एमिनेंट पर्सन। ठीक है, तो हो गए ना 5। अब अब क्या कहना था, ये 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना, 2 ही है ना, एक बार देख लो आप, मिस्टेक ना हो जाए कोई। हाँ, टू अदर सीनियर जजेस, ये यहाँ पर 2 अदर सीनियर जजेस है। ठीक है। हाँ, 2 अदर सीनियर जजेस हैं, बाकी सब एक एक है, और ये 2 है। ठीक है। तो 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं। तो सीजीए, अब उस टाइम पर जस्टिस कहर थे, जस्टिस कहर जो है ना, जो आपकी इस जजमेंट के टाइम पर, ये जो जजमेंट आई, यहाँ पर जस्टिस कहर जो थे ये सीजीआई थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या डिसाइड करा कि भाई मान लो एक सिचुएशन अराइज हो जाए जिसमें सीजीआई ने कोई रिकमेंडेशन दी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी उसको अबाइड करा, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी, क्योंकि 2 आदमी वीटो लगा सकते हैं। वो 2 आदमी वीटो लगाने वाली बात बताई ना मैंने आपको 6:6 में। तो मान लो एक तो लॉ मिनिस्टर ने वीटो लगा दी और एक आदमी ने इधर से वीटो लगा दी, तो क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने जो बात कही ना, 3 जजेस जो बात कह रहे थे, उसको आपने वीटो लगा के मना कर दिया। ठीक है ना। तो सीजीआई का कहना था कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात को मना कर दिया, तो ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा, कि फिर तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट रह ही नहीं पाएगी। ठीक है ना। तो ये कहना था। ठीक है। तो इस रीजन की वजह से, इस रीजन की वजह से इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 से इस एक्ट को, एनजेएसी एक्ट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया, और क्या रिवाइव कर दिया, वापस से कोलिजियम सिस्टम रिवाइव कर दिया। जो मैं आपको कल इन रेफरेंस वाला जो केस मैंने आपको बताया था 1999 सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो प्रोविजन लागू हो रहे थे, अप्लाई हो रहे थे, उसी को मान लिया गया। ठीक है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं।
यहाँ आ जाओ। इस पे तो शायद ये काम नहीं करेगा। इस पे तो ये काम नहीं करेगा। मैं आपको वैसे, आप इसको पढ़ सकते हो। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज दैट देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी विच शैल बी इम्प्रूव्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ना ये सब होने के बाद कुछ एमओपीज देता है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बता देता है। एमओपी का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के लिए, कि सीजीआई को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। उसके लिए आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में, अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई शुड बी ऑफ सीनियर मोस्ट जज। ठीक है ना, सीजीआई कौन बनेगा, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज होगा। उसके बाद द यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ वुड सीक रिकमेंडेशन फ्रॉम द आउटगोइंग सीजीआई। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर जो होगा वो क्या करेगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ वो क्या करेंगे, वो रिकमेंडेशन सीख करेंगे किससे। भाई ऐसा होता है जो सीजीआई है ना, आज की प्रेजेंट डे की बात करें, एनवी रमन्ना जो प्रेजेंट सीजीआई है, एनवी रमन्ना ही है जो है 48th सीजीआई है। ठीक है, एनवी रमन्ना 48th सीजीआई है। और तो उस टाइम पर जो सीजीआई थे, उस टाइम पर जो सीजीआई थे, कहाँ गया वो, किसमें खोला था, अच्छा ठीक है। तो क्या होता है, जो सीजीआई होते हैं ना, वो जब अपनी पोस्ट से रिटायर होने वाले होते हैं, तो वो जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनके बाद उनको रिकमेंड करते हैं, उनका नाम रिकमेंड करते हैं लॉ मिनिस्ट्री को। ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस नाम को रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट पर आ जाओ। इफ देयर इज अ डाउट दैट देयर शैल बी अ कंसल्टेशन विद द जजेस। मतलब अगर कोई डाउट होगा अपॉइंटमेंट में, तो कंसल्टेशन किससे होगा, जजेस से ही होगा। और द लॉ मिनिस्टर वुड पुट द रिकमेंडेशन बिफोर द प्राइम मिनिस्टर हु वुड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको बताया कि सीजीआई जो होते हैं वो अपने सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं उनके बाद उनका नाम रिकमेंड करते हैं। वो रिकमेंडेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जाती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट को सेंड करते हैं और प्रेसिडेंट अल्टीमेटली डिसीजन लेते हैं अकॉर्डिंग टू 124। बट उसको मना नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। तो अल्टीमेटली कौन जज अपॉइंट होता है, सीजीआई कौन अपॉइंट होता है, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं। अब एमओपी फॉर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो हमने सीजीआई का देखा। सीजीआई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एमओपी क्या, मेंबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो आप इसको पढ़ सकते हो। द सीजीआई वुड इनिशिएट द प्रपोजल एंड फॉरवर्ड इट टू द लॉ मिनिस्टर्स। सीजीआई जो एक प्रपोजल इनिशिएट करते हैं, वही उनके पास जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें प्रपोजल इनिशिएट करते हैं, कोलिजियम के थ्रू अपॉइंट करते हैं और उसको उस रिकमेंडेशन को सेंड करते हैं मिनिस्ट्री के पास, और मिनिस्ट्री उसको प्रेसिडेंट के पास सेंड करती है और वहां से अप्रूवल मिलता है। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। ओपिनियन ऑफ सीजीआई शुड बी इन कंसल्टेशन विद फोर अदर सीनियर जजेस। तो वही कोलिजियम वाली बात हो गई। सीजीआई वुड ऑल्सो ascertain द व्यूज ऑफ अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु हेल फ्रॉम हाई कोर्ट। तो सीजीआई जो ये कंसल्टेशन करेंगे उस टाइम पर जो हाई कोर्ट है जहां से उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट कर रहे हैं, उन हाई कोर्ट से अदर जजेस का भी ओपिनियन ले सकते हैं। उसके बाद ऑल द ओपिनियन शुड बी इन राइटिंग एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, राइटिंग होना चाहिए और पार्ट रिकॉर्ड का पार्ट होना चाहिए। As soon as the appointment is approved, the secretary to the government of India would inform the CGI and would obtain the certificate of physical fitness। तो ऐसा होता है, जैसे ही जो अपॉइंटमेंट है वो अप्रूव हो जाती है प्रेसिडेंट से, तुरंत क्या होता है, उनको जज का मेडिकल क्या कहते हैं उसको, फिजिकल टेस्ट होता है। और फिजिकल टेस्ट होने के बाद जब सारी चीजें क्लियर हो जाती है, तो ऑफिशियल गैजेट में उसको पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये मेमोरेंडम आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो एनजेएसी इतना ही था। एनजेएसी के बारे में इतनी बातें थी, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। और इतनी डिटेल की आपको रिक्वायरमेंट
भी नहीं होती, लेकिन ये है कि अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप यूपीएससी और किसी और अगर सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे ऊपर तो आपके क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद नहीं है। और 99th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात। और 124 जो मैंने आपको बताई ना चीजें, ये सारी चीजें इनसे बाहर शायद कुछ ना आए। ठीक है, आप एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हो वीडियो को। और ठीक है, कंप्लीट मैं आपको बता चुका हूँ, तीनों ए बी सी हम तीनों पढ़ चुके हैं। अब बाकी 124th को पढ़ना रह गया, 124th को पूरा पढ़ना रह गया, पूरा करना रह गया। कैसे जजेस का रिमूवल कैसे होता है ये भी रह गया। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मेरे को एनजेएसी और उसके एमओपी प्रोसीजर और ये सारी चीजें बतानी थी और जजमेंट बतानी थी, जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इस टाइम पर अगर बात करें सीजीआई की तो वो एनवी रमन्ना है इस टाइम पर, और 48th सीजीआई है। 48th सीजीआई, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन से नंबर के सीजीआई है, तो 48th सीजीआई है और प्रेजेंट सीजीआई एनवी रमन्ना है। एनवी रमन्ना सीजीआई। ठीक है, तो ऑल फॉर टुडे, ये आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम 124 को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम आगे चलते हैं। यूनियन जुडिशरी में और जो चीज़ें होंगी, कैसे जज को हटाया जाता है, हमने लगाया जाता है तो देख लिया, हाउ टू अपॉइंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीजीआई, एंड हाउ टू रिमूव, ये देखना है कि उनको रिमूव किया कैसे जाएगा, कैसे वो रिजाइन करेंगे, किसको रिजाइन करेंगे। ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ओके, तो आई थिंक वी शुड एंड हियर। थैंक यू।